नमस्कार, मैं राकेश शर्मा आज के मुद्दा में आपके सामने। आज का मुद्दा हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़ा है। हम बात करेंगे आज हर पार्टी में, हर सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार का ये जो अभिशाप हमें लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आज इसी चर्चा पे कि भ्रष्टाचार क्यों है, इसके मूल कारण क्या हैं और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं, इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं तीन मेहमान। हमारे साथ दीपक मलिक जी हैं, ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ जाने माने वकील एपी सिंह जी हैं। हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी हैं। हम तीनों लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तीनों का स्वागत करता हूं। और एपी सिंह जी, आपके पास आता हूं। सबसे पहले ये जो अभी रिसेंटली कल परसों न्यूज आई, बिहार में एक पुल बना 264 करोड़ रुपए का और वो 29 दिन में ही ढह गया। तो ये जो इस तरह का भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आम आदमी का पैसा दुरुपयोग हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना? एक्चुअली जितने भी राजनीतिक दल हैं जी, सत्ता पाने से पहले और सत्ता पाने तक और जी, सत्ता के दौरान जी, पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल के मार्के बदले जाते हैं, नाम बदला जाता है, लेकिन सभी का यही हाल है। सत्ता पाने का मतलब भ्रष्टाचार में आमूल रूप से डूब जाना, विरोध में रहने का मतलब उन बातों को उजागर करते रहना। ये अब इस राजनीति का, इस देश की नौबत आ गई है पूरी तरह से। और भ्रष्टाचार इस तरह से आप आमूल चूल पूरा परिवर्तन हो, पूरे सिस्टम में परिवर्तन हो, तब भ्रष्टाचार खत्म होने की बात हो सकती है। नहीं तो भ्रष्टाचार अब ऐसा नहीं है। पहले कहा जाता था लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार अधिकारियों में है, भ्रष्टाचार कुछ अधिकारियों में है। अब देखिए आप पुल की, इतने रुपयों का इस देश की जनता का पैसा था, इस देश के लोगों का पैसा था, इस देश के गरीब मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, टैक्स पेयर, व्यापारी वर्ग, सबकी सुविधा के लिए बना, जाने के लिए बना। मैं आता हूँ जी, सिंह साहब मैं आता हूँ। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक मलिक जी। जी, मैं बताना चाहता हूँ सिंह साहब से, एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियां, जिस तरह सिंह साहब कह रहे हैं कि सभी पार्टियां भ्रष्टाचार हैं। देखिए आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रही है, रोजगार के क्षेत्र में विकास कर रही है। और आप देखें दिल्ली के हॉस्पिटल्स वगैरह, उनकी कितनी अच्छी सुविधाएं करी हैं। इस महामारी में भी सारे आइसोलेशन वार्ड वगैरह बनाए गए हैं। नहीं, वो तो सब जगह बने, आज आप बिहार के पुल की बात करते हैं। आज इलेक्शन आने के टाइम ही उनको उद्घाटन दिखा है। क्या उसकी सही प्रकार से जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या पुल का निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? क्या इलेक्शन ही जरूरी है बिहार सरकार को? मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि नीतीश सरकार पुल में बह गई है और सही मायने में उसके उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। इस पुल के 264 करोड़ रुपए की जो लागत है, ये नेता लोग बिल्कुल घपला कर गए हैं। 64 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने ये पुल बनाकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं एक पुल की बात नहीं कर रहा हूँ दीपक जी। जी। परीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। परीक्षित जी। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि आप एक सरकार की बात नहीं कर सकते और अन्य सरकारों की बात भी आप नहीं दबा सकते। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो शीला दीक्षित की गवर्नमेंट हो, कॉमनवेल्थ गेम की बात आप कर लें, चाहे अन्य भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे आम आदमी पार्टी जो इस समय ये प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन आया है अस्पतालों की व्यवस्था में। यदि अमूलचूल परिवर्तन अस्पतालों की व्यवस्था में आया है, तो क्या आज कोविड-19 के जो मरीज हैं वो दर दर भटक नहीं रहे हैं? क्या उनको एडमिशन मिल रहा है? तो भ्रष्टाचार तो शुरू से लेकर आखिरी तक
चोटी तक व्याप्त है। आप दिल्ली में चाहे देखें, नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं आपको सर, बता दिल्ली में देता हूँ, देखें, पूरे देश की ज्यादा- व्यवस्था जिस तरीके से सिंह साहब ने बताया सबसे ज्यादा कि पूरी रिकवरी देश रेट है की पूरे देश व्यवस्था, में, दिल्ली में नहीं, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। बिल्कुल आपकी आप एक बात बार सही हो देखें। सकती है, रिकवरी रेट हो सकता है, जी। रिकवरी रेट में सरकार का और क्या केंद्र योगदान है, सरकार ने रिकवरी रेट में उनकी इम्यूनिटी का योगदान हो सकता है। दीपक जी आपको आऊंगा मैं आपके पास, मैं आता जी, हूँ हाँ, आपके पास। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दीपक जी, बात हम रिकवरी रेट या उसकी नहीं हाँ। कर रहे हैं, बात हम ये कर रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और इस बात से सब आदमी अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक बात देखिए जी, केंद्र सरकार ने अरविंद सरकार पर, आज जो केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारे लिए सीबीआई की जांच कराई थी, हमारे खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो छोड़ा गया। क्या एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में पाया गया? क्या एक भी विधायक भ्रष्टाचार में पाया गया? अरे वो छोड़िए, वो तो सर, आप इस चीज की कानून मंत्री नकली डिग्री लिए वो आए, ये छोड़िए। नहीं, आप छोड़िए इस बात को। आप एक बात बताइए, जो केंद्र, आप अपनी सरकार से ये पूछ लीजिए कि जो वो वादा करती है उसको समय पे एग्जीक्यूट नहीं करती है। आप कहते हैं कि वकीलों के लिए 50 करोड़ की योजनाएं आप लाने की बात करते हैं, वकीलों के लिए इंश्योरेंस की बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पर कितने दिन में आता है वो उसका भी कोई अंदाजा नहीं है। हाईकोर्ट से इधर से डायरेक्शन मिलती है तो उसके बाद भी वो काम नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि एनसीआर के वकीलों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप, भ्रष्टाचार तो हर जगह व्याप्त है। सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति की शुरुआत भ्रष्टाचार से होती है और इसको बदलने की आवश्यकता है। यहाँ रिफॉर्म की बात चल रही थी, राकेश शर्मा जी ने कहा कि इसमें बदलाव की आवश्यकता कैसे हो सकती है, बदलाव कैसे आएगा? तो बदलाव आएगा बिल्कुल बेसिक, आपको वहां से शुरुआत करनी होगी जहां से उस चीज की शुरुआत होती है। जिस समय एक पुलिस वाला एक बस को रोक के, एक टेम्पो को रोक के 10 का नोट लेता है, 20 का नोट, 50 का नोट लेता है, वो वहां रुकना चाहिए। यदि वो वहां रुक गया तो ये पुल ढहने बंद हो जाएंगे। 264 करोड़ की बात करते हैं, 64 करोड़ भी उस पुल में लग जाता, 64 करोड़ भी उस पुल में लग जाता तो वो पुल ना ढहता। और आप चूहों पे, आप कहते हैं कि चूहों ने वो खोद के पुल ढा दिया। आप कहते हैं कि जब शराब पकड़ी गई तो चूहे पी गए। आपको शर्म आनी चाहिए। जी, सिंह साहब, बिल्कुल केंद्र को, सिंह देखिए साहब, जो केंद्र की एलआईसी से नीतीश सरकार मैं- बनी है, दीपक जी आता हूं मैं आपके पास। जी, सिंह साहब उन्हें कुछ कहना बिल्कुल चाह रहे शर्म हैं। आनी चाहिए, उन्हें नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं घोटालों में व्याप्त है। सब पे सर, आप आरोप आम लगते आदमी हैं। पार्टी का एक भी घोटाला बता दें। आम आदमी पार्टी पे लगा है, राज्यसभा की सीट बेची गई, कुमार विश्वास बिल्कुल वहां से झूठे भागे, आरोप है, बिल्कुल कुमार झूठे विश्वास ने छोड़ा, कपिल मिश्रा ने छोड़ा, वो आप छोड़िए, उनके सबूत दिखा दीजिए। वो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एपी सिंह डॉक्टर साहब। जी देखिए, यहाँ व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं है। एग्जैक्टली, सब पार्टियां अच्छी हैं, लेकिन सब पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी है। जहाँ से आप जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन, आज दुख है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी भ्रष्टाचार में डूबी है। बहुत बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल 100% सही। जांच कराएंगे, सीबीआई की बिल्डिंग सील करनी पड़ी, सीबीआई के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में आके माथा रगड़ते हमारे सामने आके गिड़गिड़ाते हैं। किसकी बात कर रहे हो आप? सीबीआई की जांच करें, ईडी की जांच करें, किसकी जांच करें? उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच करें, टास्क फोर्स की जांच करें, क्राइम ब्रांच की जांच करें, स्पेशल स्टाफ की जांच करें, किसकी जांच करें? ये ऐसा हमाम है जिसमें सारे के सारे पूरी तरह से नंगे हैं। आप देखिए, जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता तो भैंस आ जाती है सामने, जब पुल गिरता तो चूहे आ जाते हैं सामने, कहीं राजस्थान में कोई बात होती तो उन्नीस आ जाते हैं, भेड़ बकरियां आ जाती हैं, किसी का एनकाउंटर होता है। ये दुख, ये दलीलें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल बच्चे तक इन दलीलों को नहीं मानते हैं। आजकल बच्चे भी बहाना बनाते हैं, कोई सॉलिड सा बहाना बनाते हैं, जो सरकारें ये बहाना बना रही हैं। कौन मानेगा इनको कि 264 करोड़ रुपए लग गए और चूहे मिट्टी चले गए? नीचे बरसों तक उस पुल के टेंडर बने होंगे, बरसों तक उस बिल पास हुए होंगे उसके, और इस चुनाव के लिए उसे तैयार किया गया कि चुनावी एपी सिंह जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि इसका रीजन क्या है। मैं ये मानता हूँ, जैसे ही कोई ठेकेदार किसी टेंडर को लेना चाहता है, करप्शन वहां से शुरू होता है। सबसे पहले किसको टेंडर लेना है, वो आदमी वहां के माफिया को या वहां के भ्रष्ट राजनेताओं को अप्रोच करता है, वो उसका एक निश्चित कमीशन तय होता है, उस कमीशन को देके वो टेंडर पाता है।
फिर होता है डिपार्टमेंट का कमीशनबाजी, रिश्वतबाजी शुरू। फिर वो उन सबको जूनियर इंजीनियर से लगा करके चीफ इंजीनियर तक और उसके हेड तक उसको वो रिश्वत पहुंचाता है, तब उसको वो काम अवार्ड होता है। उसके बाद जैसे ही वो काम शुरू करता है, लोकल माफिया आता है, लोकल गुंडे आते हैं, लोकल राजनीतिक लोग आते हैं, फिर उसके बाद पार्षद, विधायक और वहां के सांसद आते हैं। उन सबका पेट भरते भरते अगर 1 रुपए का टेंडर है तो वो 70 पैसे तो उन लोगों को बांट देता है। राकेश जी, और आपको यही अपने बात को तो भी हमने चाहिए, बताई थी, उसे यही अपने बात तो खाना हमने भी बताई चाहिए। थी, यही तो बात तो हम बता रहे हैं अगर आप कि देखेंगे 264 करोड़ रुपए में से यदि जी 64 करोड़ उस प्रोजेक्ट पे लग जाता तो ये 264 करोड़ रुपए पानी में नहीं बहते। आपको यही तो बात बता रहे हैं एपी सिंह जी। उन्होंने कहा कि आप किस चीज को दूध का धुला मान रहे हैं, भ्रष्टाचार किस चीज में व्याप्त नहीं है। आज आप पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं, चलिए वहां मौत होने से बच गई, यदि उस पर कोई वाहन होता वो गिर सकता था और अन्य व्यक्ति उसके अंदर दब सकते थे, लेकिन और अन्य चीजों में भी तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। किन किन चीजों को रोकेंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बताई वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? एक व्यक्ति जो साधारण सा परिवार से बिलोंग करता है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको क्रिमिनल बना के टांग दिया जाता है, और जो क्रिमिनल है वो हवा में और इसी तरीके से अपराधी खुले घूम रहे होते हैं। क्या वहां भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है? भ्रष्टाचार हर एक बिंदु में व्याप्त है। लेकिन आपने पूछा कि इसका रिफॉर्म कैसे हो, तो रिफॉर्म के लिए तो बिल्कुल बेसिक चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। सबसे पहले जो संविधान है उसका कंप्लीटली पालन कराना होगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि आपने एनकाउंटर कर दिया, आपने ये कर दिया, दुर्दांत अपराधी जिस समय पकड़ा जाता है तो सबसे पहले समस्या और दिमाग में प्रश्न ये आता है, मैं उस तरफ मोड़ रहा हूं कि इसका एनकाउंटर होगा या नहीं होगा। इसका मतलब अब दुर्दांत अपराधी हो गया तो उसको दंड देने का अधिकार अब न्यायालय से छीनकर पुलिस के पास आ गया है। परीक्षित जी, बात उसमें जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर एक मुद्दे पे भ्रष्टाचार है। मैं वहीं आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एनकाउंटर हुए, जिसने भी वो एनकाउंटर किया, मैं XYZ पर नहीं जा रहा हूं। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक कोई उसको लाए महिला को कि इसने कोई अपराध किया है और इसको पत्थर से मार मार के इसको मार दिया जाए, तो उसने एक ही बात कही कि मुझे पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई अपराध ना किया हो, जो ईमानदार हो, जो जिसने कोई पाप ना किया हो। तो कोई पत्थर नहीं उठा। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने एनकाउंटर की बात की, सिंह साहब ने भी की, आपको याद हो बॉम्बे में भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और बाद में वो लोग अरेस्ट हुए, उनकी संपत्तियों की जांच हुई, कई कई करोड़ के वो मालिक निकले, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनको मेडल मिले थे। आज जिन लोगों ने एनकाउंटर किया, मैं वो एनकाउंटर सही किया गलत किया उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं उस 10 टीम में SIT के 10 लोगों में से 5 लोगों की जांच करवा ली जाए कि उनकी संपत्ति कितनी है, उनकी आय कितनी है। पता लग जाएगा इस देश को कि भ्रष्टाचार जड़ें कहां तक जमाए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। ये आप पार्टी की बात करते हैं दीपक जी, दीपक जी, PWD में कोई एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बताएं जिसने पैसा बगैर दिए हुए बिल पास करा लिया हो। एक भी ला दें, आप ऑन रिकॉर्ड ला दें, एक भी बताएं। आप क्या PWD दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है? सर आप एक बात चीज देखें जी, बताएं बताएं दीपक जी। हेलो जी, सुन रहे हैं आप। भ्रष्टाचार की शुरुआत राकेश जी वहां से होती है जिस समय आप अपने वोटरों को शराब और मुर्गे खिलाते हैं। जब आप उनको मुर्गे और शराब खिलाएंगे तो आप रिकवरी रेट भी चाहेंगे कि मेरा रिकवर भी हो जाए। सबसे पहले आप छोटे से चुनाव से देख लीजिए, चाहे वो आप अपने न्यायालय के चुनाव से देख लीजिए, चाहे प्रधानी के से देख लीजिए, चाहे जिला पंचायत और चाहे सांसद के। जब आपको पता है कि इसमें एक चुनाव में एक निर्धारित फंड खर्च हो सकता है तो वो करोड़ों रुपए क्यों खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए की सीट क्यों बिकती हैं, फिर वो उसके बाद में खरीद फरोख्त चलती है। तो जब खरीद फरोख्त रुकेगी, जब आदमी हम सही होंगे, जब देश की जनता सही होगी, जब देश की जनता कहेगी नहीं तू कौन होता है शराब देने वाला, मेरा अधिकार, मैं अपने आप वहां पे अंगूठा लगाऊंगा। आज आप क्या कहते हैं, आप वोट बिक रही हैं। आप जिस समय वहां पे बूथ पे वोट जिस समय दी जाती है, वहां पे नंबर बताए जाते हैं, वहां पे आंखों में इशारे होके वोटों की गिनतियां और वोटों की नीलामी होती है। जब तक एक आम आदमी अपनी परीक्षित जी, दिक्कत ये भी है जो आप बता रहे हैं, दिक्कत दूसरी भी है। एक व्यवहारिक दिक्कत मैं बता रहा हूं। आज आप कोई भी बिजनेस शुरू कर दीजिए, छोटे से लेके बड़ा तक, आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लीजिए। यहाँ क्यों डेवलपमेंट नहीं हो? चाइना का माल सस्ता क्यों है और यहाँ का महंगा क्यों है? जड़ों में जाइए। आज एक छोटा सा एक फैक्ट्री 2 कमरे में लगा लीजिए आप, उसमें 27 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। एपी सिंह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी सिंह साहब।
देखिए, जो बात कह रहे हैं यहाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी पार्टी की बात नहीं, सब पार्टियां इस हमाम में नंगी हैं। और आपने जो बात कही बहुत जायज बात कही। कोई भी ठेका बढ़ते बढ़ते, जब इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कह दिया कि ऊपर से 1 रुपया चलता और नीचे कितने, किस लिए कहा था? इसका मतलब क्या, वो बढ़ते चले जाते हैं और इतने बढ़ते हैं कि स्विट्जरलैंड बैंक तक पहुंच जाते हैं पैसे। दुख नहीं आता है। अगर भारत की स्टेट बैंक में रहे, इलाहाबाद बैंक में रहे, बड़ौदा बैंक में रहे, ओरिएंटल में, तब भी तसल्ली है। वो पैसे यहाँ से उड़ते हैं, उसी में से कटते हैं, सीमेंट, सरिया, लोहे में से हटते हैं, लेबर से उड़ते हैं और स्विट्जरलैंड में पहुंच जाते हैं। ये जांच होनी चाहिए। इसके जो ठेकेदार हैं और जो उनके पुल के, जहां से पुल शुरू हुआ बनना, टेंडर से लेके अब तक की जांच करा लीजिए आप। फोन की कॉल डिटेलें पता लगा लीजिए, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, हिंदुस्तान की वो पुलिस जो एक चोर को गोली मार देती है या किसी को डकैत बना के कि इसने 10 लाख रुपए की डकैती डाली है, 50 लाख की डकैती डाली है, उसका एनकाउंटर कर देती है। और दुर्भाग्यवश हमारी सरकारें, राज्य सरकारें उसको ताली बजा बजा के उसको मेडल दिलवाने की सिफारिश करती हैं। मेडल दिलवाते हैं, फूल बिखेरते हैं। क्या 264 करोड़ रुपए का घपला करने वाले ठेकेदार को गोली नहीं मार देनी चाहिए थी? अगर वही कानून है तो क्या उन अधिकारियों को जो उसको सुपरविजन कर रहे थे, चाहे वो चीफ इंजीनियर थे, चाहे वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, चाहे वो वहां पे खड़ा हुआ जूनियर इंजीनियर था, चाहे वो मुंशी था, उन सबको अरेस्ट नहीं कर देना चाहिए? किस लिए 264? कौन अरेस्ट करेगा सर? बिल्ली के रखवाली दूध दे रहे हैं आप कि कौन अरेस्ट करेगा? उनके आका तो वही हैं जो सफेद पोश हो रखे हैं, उनके आका तो वही हैं जो राजनीतिक दलों के नेता बने बैठे हैं, जो विधायक सांसद हैं। उस बिहार में तो केंद्र सरकार के कोलैबोरेशन से सरकार है। कहां गई सरकार? कहां? क्यों चुप है? क्यों चुप है? मैं मानता हूं, क्यों चुप है? कोई जवाब है किसी के पास? जांच बैठाएंगे 2 साल 5 साल, वो जांच बैठेगी, भूल जाएंगे लोग और बस। राकेश जी, जवाब देने के लिए तो आपके मेहमान बीजेपी के सड़क गए, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए कि इनको जवाब देना पड़ेगा। बुलाया था जी, वो कोई 3 प्रवक्ता चले गए, तो जवाब क्यों देंगे? जवाब क्यों देंगे? उनको पता है कि उनकी सरासर गलती है, उनको बोल नहीं निकलेगा। उनको पता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, और एक पार्टी नहीं। सिंह साहब ने ठीक कहा कि एक पार्टी का नाम लेके हम खुद भी अपने आप को छोटा और बौना महसूस करेंगे। ये हर पार्टी का यही कर्तव्य है, चाहे वो नई पार्टी बन रही हो, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो नए उद्देश्य से आई हो, वो एक ना एक दिन इस मामले में संलिप्त हो जाती है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात क्यों ना करें, उन्होंने भी टिकट को बेचने का काम किया था, उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। चाहे वो किसी की पार्टी की बात करें। दीपक जी यहाँ बता रहे थे, बहुत लंबी लंबी बातें कह रहे थे। अभी अशोक अग्रवाल जी ने बताया, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मरीज दम तोड़ रहे हैं, वहां पर उनकी व्यवस्था नहीं है। ये भी भ्रष्टाचार ही है। ये भी भ्रष्टाचार है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप इतने आईसीयू बेड का वहां पर जो प्रबंध कराइए, लेकिन वो प्रबंध नहीं होता। ये भी भ्रष्टाचार है। और सीसीटीवी लगवाइए, इससे सीसीटीवी कि वहां कैसे मरीजों को धकेला जाता है, मारा जाता है। दीपक जी, आप सुन रहे हैं? 24 घंटे तक दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं? 24 घंटे तक एक मरीज के पास कोई नहीं पहुंचता है। मारने के लिए, उसे तैयार मरने के लिए किया जाता है कि अब तुझे मरना ही है, तू यहाँ हॉस्पिटल में आ गया है, तू दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आ गया, इसलिए अब तुझे मरना ही है। बिल्कुल। उसे दीपक मलिक जी सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। बिल्कुल मरता है, और उसे खाली ये कुछ दवाएं मिल जाए तो बच सकता है, लेकिन नहीं उसे दी जाती है। बस कोरोना के नाम पे मौत। अरे ये घोटाला खुलेगा, ये घोटाला खुलेगा तब जब सरकारें बदलेंगी, तब। दुख ये है सर, सरकारें बदली थी, मैं वहीं आ रहा हूं। सरकारें बदली, एक ये आप पार्टी पैदा हुई, लोगों की उम्मीदें जगी कि शायद ये और राजनीतिक पार्टियों से अलग हटकर चलेगी, और आपने देखा कैसे रंग बदलते 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 बिल्कुल वही सेम कलर में रंग गई ये पार्टी भी। यहाँ भी वही भ्रष्टाचार शुरू हो गया, यहाँ भी भाई भतीजावाद शुरू हो गया, यहाँ भी उसी तरह की घपलेबाजी शुरू हो गई। तो फर्क क्या रहा, ये समझ नहीं आता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, मेरे एक दोस्त ने अपनी व्यथा 2 शब्दों में व्यक्त की। सर, पता नहीं ये राजनीति कौन सी इंडस्ट्री है, बिल्कुल कंगले आते हैं और 5 साल बाद करोड़पति होके निकल जाते हैं। ऐसा कौन सा इनके पास हुनर आ जाता है कि सब करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं? तो ये तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सर रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहीं करनी पड़ेगी। आज हल्ला मचाएं, कल मचाएं, हल्ला मचाने के लिए भी
ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा, जो अपनी ईमानदारी के साथ जीना चाहते हैं, इस देश का विकास करना चाहते हैं, इस राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, इस राष्ट्र की दिशा और दशा दोनों बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। परीक्षित जी जी जी, तो हम इस चैनल के माध्यम से कोशिश करें कि ऐसे भ्रष्टाचार का बिल्कुल, पर्दाफाश करें। कोशिश तो यही है, कोशिश और- तो यही है कि हमारा चैनल और आपका जो प्रयास है वो बराबर इस मामले में, इस मुद्दे पर हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता है। कहीं आप भिखारियों की बात करते हैं, कभी आप वेगा बॉन्ड्स की बात करते हैं, कहीं आप अन्य स्ट्रीट पे जो अपना कारोबार कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो मारापीट होती है, उनके ऊपर जो अन्य रिश्वत मांगी जाती है उनसे, उनके ऊपर बात करते हैं। तो जो आपके द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, ये मुद्दे कहीं ना कहीं कारगर होंगे। आज आपका चैनल राइज कर रहा है और आपके चैनल को मैं बार बार शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी जी, तरीके से जी, आगे जी। बढ़ते रहिए। सिंह साहब, आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही इसी तरह ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश को सही विकास दे सकते हैं, देश को दिशा दशा बदल सकते हैं, ऐसे मुद्दों पे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। परीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाला। धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।